दोस्तों आपको तो पता ही है ना कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में आ रहा है और हम सबको ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए। दोस्तों इंडिया एक इकोनॉमी जो कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है और बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर में अभी आ रहा है एफडीआई के थ्रू और एफआईआईज के थ्रू। एफडीआई और एफआईआई के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। एफडीआई मतलब अगर बिजनेसेस के अंदर में बाहर वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको एफडीआई कहते हैं। जैसे टेस्ला अभी इंडिया में आ रहा है तो एफडीआई लेके आएगा और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाएगा। और एफआईज का मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो पैसा इंडिया में आता है इसको एफआई कहते हैं। दोस्तों इंडिया तकरीबन $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2.5 से 3 के बीच में, और हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट बना रखे हैं। और जितना कि मैं गवर्नमेंट के एक्शंस देख रहा हूँ, जितना मैं ओवरऑल पढ़ रहा हूँ इंडिया के बारे में, आई थिंक हम लोग इवेंचुअली 20-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। इसका मतलब दुनिया की वन ऑफ द टॉप 3 जीडीपी के हिसाब से इकोनॉमी बनने का हम पोटेंशियल रखते हैं। तो पोटेंशियल बहुत है और ये जो ग्रोथ होगा अपनी इकोनॉमी के अंदर में, कहीं ना कहीं उस ग्रोथ के अंदर में शेयर बाज़ार भी पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर में अगर शेयर बाज़ार से मुझे सुपर नॉर्मल पैसा बनाना है, करोड़पति बनना है, तो हम कैसे बन सकते हैं बिना स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट किए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है दोस्तों, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे शेयर बाज़ार में खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आप कुछ हैक बताइए जो मैं इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक कैंपेन आया था, सही है, काफ़ी हद तक वो कैंपेन भी एक जेन्युइन कैंपेन था। मुझे भी लगता है एक आम आदमी के लिए जो शेयर बाज़ार से पैसा कमाना चाहता है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग होता है, बिकॉज इतने स्टॉक समझना, उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें अपना प्रोसेस बनाना, ये सब इतना इजी नहीं होता है। तो एक आम आदमी के लिए जो इंडियन मिडिल क्लास है, उसके लिए म्यूचुअल फंड एक तरह का वरदान है और उससे भी आप आने वाले 5 साल के अंदर में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने एम्पल वीडियोस बनाए। मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप या तो वैल्यू इन्वेस्टर बन सकते हैं, या ग्रोथ इन्वेस्टर, या मोमेंटम इन्वेस्टर। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो मैं उस टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास के लिए बना रहा हूँ जो कि आने वाले 5 साल में बड़ा पैसा शेयर बाज़ार से इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कमाना चाहता है। चलिए सबसे पहले अपने पिछले 5 साल में इंडिया में क्या हुआ इसकी बात करते हैं और फिर उसी को बेस करके आने वाले 5 साल में हमको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए अपना प्लानिंग जर्नी को, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टॉकेज को यूज़ करता हूँ और पिछले 5 साल का मार्केट के बारे में बताते हैं। इंडाइसेस सेक्शन में चलते हैं और पिछले 5 साल में किस इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। निफ्टी 50 इसने 77% रिटर्न हमको दिया है, फ्लैट 77% रिटर्न। निफ्टी बैंक निफ्टी 66% रिटर्न। निफ्टी मिड कैप 100 जो कि मिड कैप टॉप 100 स्टॉक्स इसका रिप्रेजेंट करते 98%। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 56%। स्मॉल कैप इंडेक्स क्या है? वो 100 स्मॉल कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे अभी छोटी कंपनीज है और शायद अब वो बड़ी होके बहुत बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। देखिए शेयर बाजार में तो जर्नी ऐसे ही चालू होती है ना, कंपनी चालू होती है, छोटी होती है, फिर बड़ी मीडियम साइज़ की बनती है, फिर बड़ी बनती है। कई कंपनीज ऐसी होती है जो मिड से चालू होती है और बड़ी बन जाती है। कई कंपनी जैसे LIC वगैरह बड़ी ही चालू होती है और बड़ी ही रह जाती है। बट टिपिकल जर्नी जो होता है वो स्मॉल, मिड और लार्ज, ये एक जर्नी होती है। और बड़ा पैसा हम शेयर बाज़ार में तब कमा सकते हैं जब इस पूरे जर्नी को हम अपनी जर्नी के साथ में मैप कर सकें। समझ रहे हैं? जब मैं चालू करता हूँ, मैं भी तो छोटा ही हूँ, मेरे पास छोटी कैपिटल है, तो अगर छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ रिस्क ज़्यादा लेता हूँ और वो छोटी कंपनी अगर बड़ी हो जाए तो मेरा भी कैपिटल बढ़ेगा और मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये सिंपल बात बोलने में बहुत आसान है, हाँ, लेकिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि छोटी कंपनीज आइडेंटिफाई करना और उसमें राइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। तो ये आज 5 साल का मार्केट का एक परफॉर्मेंस देख के एक चीज़ समझ में आ गई कि इंडिया में स्मॉल कैप जो है वो अंडर परफॉर्मर रहे हैं। देखिए टिपिकल थ्योरी क्या बोलती है कि लार्ज कैप्स जो रिटर्न देगा, मिड कैप उससे ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए और स्मॉल कैप उससे ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। करेक्ट? और अगर इकोनॉमी के अंदर में प्रॉब्लम्स बहुत होंगे
जैसे अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सपोर्टिव नहीं होगा, अगर ग्रोथ का विजिबिलिटी नहीं होगा, तो स्मॉल कैप्स टिपिकली अंडर परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे के जो कंपनीज़ हैं उनके पास में ज़्यादा आर्मर नहीं रहता है कि वो अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, और ऊपर की कंपनीज जो है वो और बेटर और पावरफुल होती जाती है। तो लास्ट 5 साल अगर आप देखोगे ना, इंडिया में बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं। जीएसटी एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था, रेगुलेशंस बहुत बढ़ गए हैं, कंप्लायंस बहुत बढ़ गया है। तो जो छोटी कंपनीज है ना, उनके लिए काफ़ी टफ रहा है लास्ट 5 साल। लेकिन अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट की ये जो जर्नी है इंडिया की, वो अब ऑल सेट है। और जो छोटी कंपनीज है उनको आने वाले 5 साल का इंडिया का ग्रोथ का मेजर बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है 56%, 98%, 77%, ये पैरिटी चेंज हो जाएगी। लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न देंगे मिड कैप, और मिड कैप से ज़्यादा रिटर्न देंगे स्मॉल कैप। ये मेरे वीडियो का हाइपोथेसिस है, ये एक बेस केस अजम्पशन है। अगर 5 साल में इंडिया का जो आम आदमी का बिजनेसेस है, अगर वो नहीं परफॉर्म किया, तब मैं शायद गलत हो जाऊंगा। लेकिन एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर मैं गलत भी हो जाऊं तो मैं इतना ना गलत हूं कि मेरे पैसा लग जाए। तो मैं कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करूंगा म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करके, इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं। तो म्यूचुअल फंड सेक्शन में चलते हैं स्टॉकेज का। सबसे पहले यहाँ पर भी एक रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो चलिए क्लासेस में चलते हैं और मुझे पता लगेगा किस किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं और उनका टिपिकली रिटर्न लास्ट 5 साल के अंदर में क्या रहा है। और ये फ्लैट रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, SIP रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लार्ज कैप फंड्स, अगर आप वो फंड्स देखें जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिटर्न रहा है तकरीबन 12.6% एनुअलाइज्ड। ओके, CAGR इसको बोलते हैं। मिड कैप फंड का रिटर्न रहा है 15.1% और स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 17.3%। इसका मतलब यहाँ इक्वेशन परफेक्ट है कि लार्ज कैप के ऊपर मिड कैप का रिटर्न है, मिड कैप के ऊपर में स्मॉल कैप का रिटर्न है, और यही होना चाहिए लॉजिकली, करेक्ट। तो एक्चुअली कुडोस टू ऑल द फंड मैनेजर्स जिन्होंने स्मॉल कैप फंड को मैनेज किया है। इंडेक्स अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उनका फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। मैं बहुत एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड कुछ हद तक, कुछ चीज़ों के लिए। एक तो ETF के लिए मुझे म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, और मुझे स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, बिकॉज जितना डीप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर स्मॉल कैप स्टॉक्स को इवेल्युएट कर सकता है, उतना एक आम आदमी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ फंड्स है जो लार्ज और मिड कैप दोनों में करते हैं, उनमें 13.6% रिटर्न है। कुछ मल्टी कैप फंड है, उसमें 15.9% रिटर्न है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो लार्ज स्मॉल मिड तीनों में करते हैं और 16% के करीब रिटर्न जनरेट किए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू स्मॉल कैप के अंदर में जो रिटर्न जनरेट हुआ है। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में 12.2% है, इसमें लार्जली ये लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। ELSS के अंदर में 11.4 है, दे ऑल्सो लार्जली इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप मोस्टली। ETF इंडेक्स में 13% रिटर्न है। तो जो फंड मैनेजर लार्ज कैप फंड्स को मैनेज कर रहा है 12.6% रिटर्न जनरेट कर रहा है, उससे बेटर रिटर्न तो इंडेक्स ETF दे रहा है। तो मैं इंडेक्स ETF में पैसा डालूंगा ना, मैं किसी फंड मैनेजर को पैसा क्यों दूंगा कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में पैसा डालेगा। मैं इंडेक्स में डालूंगा पैसा, या मैं खुद ही लार्ज कैप में तो 10 स्टॉक आइडेंटिफाई करने जो अपने अपने इंडस्ट्री के लीडर है, उनमें रेगुलर पैसा डालते जाइए, आप ऐसे ही खुद ही रिटर्न जनरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं जो कि स्पेशलाइज फंड्स हैं इंडेक्स में, जैसे निफ्टी में 12.6 है, निफ्टी नेक्स्ट के अंदर में 9.2 है। मुझे लगता है ये बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड इंडेक्स है, और 9.2 वर्सेस 12.6 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत पोटेंशियल है कि वो निफ्टी को रिटर्न को बीट कर सकता है आने वाले 5 साल में। सेंसेक्स 13.1, सेंसेक्स बेटर रिटर्न जनरेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंस देखोगे तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक है, निफ्टी में 50 स्टॉक है। जितने ज़्यादा स्टॉक होंगे उतना रिटर्न आपका कम आएगा। तो 13.1% फ्रॉम दी 30 स्टॉक पर्सपेक्टिव इज अ गुड रिटर्न। और इंडेक्स फंड्स में बाकी सब है, जिसमें 10.7 में, जिसमें स्पेशलाइज्ड इंडेक्स फंड्स भी हैं। उसके अलावा इक्विटी के अंदर में कॉन्ट्रा फंड्स है, जहां पर कॉन्ट्रा स्टॉक्स में ओपिनियन लिया जाता है। डिविडेंड यील्ड फंड 13.4%, ये उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हाई डिविडेंड यील्ड है। ऑटो 8.1%, जो कि अंडर परफॉर्मर सेक्टर रहा है पिछले 5 साल में, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। तो अगेन
अंडर परफॉर्मर है, इसीलिए 8% रिटर्न है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 10%, कंजम्पशन 12, एनर्जी 15, इंफ्रास्ट्रक्चर 15, फार्मा 17, सर्विस सेक्टर 13, टेक्नोलॉजी 19। ये देखिए, इससे मोटा मोटी एक आइडिया लग रहा है ना कि किस तरह के फंड्स के अंदर में कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, और हम आने वाले 5 साल में किस तरह का एलोकेशन और रीअलोकेशन करें कि हमारा रिटर्न टारगेट जो है वो उस तरफ रीच कर जाए जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। बाय द वे, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कितना है? देखिए, अगर आप एक स्टेडी इनकम लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? एनीवे बिटवीन 17 से 18% CAGR एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर, ओके। और उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करिए ताकि आप इवेंचुअली आने वाले 5 साल में 17-18% CAGR रिटर्न जनरेट कर पाए स्टेबिलिटी के साथ में। तो ये तो हो गया इक्विटी क्लास। मैं डेट पे नहीं जाता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि डेट फंड के अंदर में पार्क करके कोई फ़ायदा नहीं है। इक्विटी आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 साल 3 साल बाद पैसा चाहिए कोई एक पर्पस के लिए, तब आप डेट फंड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इक्विटी में बिलीवर हूं तो इसलिए मैं इक्विटी ही रिकमेंड करता हूं। उसके अलावा हाइब्रिड फंड्स है। देखिए, कुछ ऐसे हाइब्रिड फंड्स है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का एक्सपोजर है। जैसे ये कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसने 20% रिटर्न जनरेट किया है और इसके अंदर में काफ़ी एक्टिव एलोकेशन और रीएलोकेशन ऑफ इक्विटी और डेट होता है। उसके अलावा बैलेंस एडवांटेज, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, तो आप देखोगे मोटा मोटी ये एक मिक्स बैग है। कभी कोई फंड अच्छा रिटर्न दे देगा, कभी कोई फंड मॉडरेट रिटर्न देगा। तो मेरे हिसाब से अगेन फॉर लास्ट टाइम, इक्विटी इज समथिंग विच आई प्रेफर एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू एलोकेट मोर मनी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट 5 साल का गोल्ड का आप रिटर्न देखोगे सो 13.5% है। अच्छा, गोल्ड क्यों रिटर्न जनरेट करता है? एक तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया गोल्ड कंज्यूम करता है, दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हैं, करेंसी प्रॉब्लम्स है, तो गोल्ड के अंदर में एक प्रोपेंसिटी होती है कि लोग इन्वेस्ट करें। उसके अलावा गोल्ड इज़ अ गुड प्रॉक्सी ऑफ करेंसी। तो अगर आप मानते हैं कि इंडिया का करेंसी वीक ही रहेगा, जो कि आने वाला 5 साल में करेंसी वीक ही होना है, तो उसको प्रॉक्सी प्ले करने के लिए गोल्ड ETF भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। सो ये एक मोरलेस अपने को एक रिटर्न प्रोफाइलिंग हो गया कि किस तरह से रिटर्न किस प्रोडक्ट के अंदर में जनरेट होता है, राइट। अब हमको आने वाले 5 साल के अंदर में अगर अपने रिटर्न प्रोफाइल को एलोकेट करना है तो मैं इसको कैसे प्ले करूंगा? पहली बात, आप ये बिलीव कर लीजिए कि आने वाले 5 साल के अंदर में इंडिया का GDP बहुत ग्रो करेगा और मार्केट कैप भी इंडिया का ग्रो करेगा और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना। दिस इज़ अ बेस केस असम्पशन। अगर आप ये बिलीव नहीं करेंगे तब आप इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको ये भी बिलीव करना पड़ेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मूवमेंट हुआ इंडिया में, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी स्टॉक्स को। तो आपका जो मंथली SIP है, आई एम श्योर आप मंथली SIP कर रहे होंगे और आप निफ्टी में SIP कर रहे होंगे, मेरा सजेशन है कि निफ्टी के अलावा 2 चीज़ें और आप ऐड कीजिए। नंबर 1, निफ्टी जूनियर को आप ऐड कीजिए, जो कि पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो निफ्टी जूनियर जो है वो अंडर परफॉर्मर रहा है, राइट, निफ्टी के मुकाबले। तो आने वाले अगर 5 साल को हम बिलीव करें तो ये जो 50 स्टॉक है निफ्टी नेक्स्ट वाले, यही इवेंचुअली निफ्टी में जाएंगे ना, करेक्ट, या ये दोनों ही एक साथ ग्रो करेंगे और जो 100 टॉप स्टॉक्स है उनका ग्रोथ दिखेगा आपको रिटर्न में। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर में भी अपना SIP चालू कीजिए। मैंने एक और वीडियो बनाया था जहाँ मैंने ये बात बोली थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इज़ वर्थ गेटिंग इनटू SIP। ये मैंने तकरीबन 6 महीने पहले ये वीडियो बनाया था शायद, और 6 महीने से एक्चुअल में ये बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इज़ गिविंग अ बेटर रिटर्न देन दी निफ्टी, और ये चलेगा, ये आने वाले 5 साल तक ये थीम चलेगी। दूसरा, स्मॉल कैप फंड्स, इसमें थोड़ा एलोकेशन बढ़ाइए, चाहे आप 20% कीजिए, निफ्टी में 40 कर लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट में 40 कर लीजिए और स्मॉल कैप फंड में 20% डालिए। बट आई थिंक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के स्मॉल कैप बिजनेसेस देने वाले हैं कि हम उसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और डायरेक्टली स्मॉल कैप स्टॉक्स में हर कोई नहीं डाल पाता है, तो इट्स बेटर कि हम लोग वो फंड मैनेजर या वो स्कीम आइडेंटिफाई करें जिसमें आप स्मॉल कैप के अंदर में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। कोटक स्मॉल कैप फंड हो सकता है, उसमें पंकज तिब्रीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा
एक्सेस है, निपॉन है। अब देखिए सारे फंड मैनेजर जिनके पास ऑलरेडी बेस बड़ा है, इन्होंने तकरीबन 20% रिटर्न जनरेट किया ही है लास्ट 5 साल में। तो आने वाले 5 साल में भी ये रिटर्न जनरेशन की काफ़ी हाई संभावना है। तो 40% हम निफ्टी में करेंगे, जहां हम एक्सपेक्ट करेंगे 15-16% रिटर्न। हम तकरीबन 40% निफ्टी नेक्स्ट 50 में करेंगे, वहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे तकरीबन 17-18% रिटर्न। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें हम तकरीबन 20 या 21% CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर आपको गोल्ड अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके फैमिली में गोल्ड की रिक्वायरमेंट होगी 5 साल 10 साल के बाद में, तो थोड़ा ETF आप गोल्ड के अंदर में भी चालू करिए, जो आपको 12 से 13% CAGR आने वाले 5 साल में देगा। इसका मतलब अगर मैं प्रॉपरली इक्विटी बुक का अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करूं, तो एनीवेयर बिटवीन 16 से 18%, मेरा टारगेट होगा 17% रिटर्न जनरेट हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल आने वाले 5 साल में वो जनरेट हो जाए। नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें क्या होगा, हमको तो 20-25-30% रिटर्न चाहिए। वेल देखिए 18% 19% के ऊपर में अगर आपको रिटर्न जनरेट करनी है शेयर बाजार से, तब आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप तकरीबन 2% AMC फीस और डिस्ट्रीब्यूशन फीस वगैरह दे देते हैं, अगर वो सालाना 2% को मैं हटा दूं, तो ऑटोमेटिकली आप आने वाले 5 साल में मिनिमम 10% तो ऐसे ही आप रियलाइज कर ले रहे हैं। बट हाँ, दैट वुड नीड फेयर बिट ऑफ लर्निंग, फेयर बिट ऑफ एफर्ट। स्टॉकिस्ट तो है ही, वो आपको एफर्ट दे रहा है। आप मोमेंटम स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप हमने यहाँ स्मॉल केसेस कुछ डाल रखे हैं इन्वेस्टमेंट केसेस के नाम पे, जहाँ पर आलोक के मोमेंटम स्ट्रैटेजी, और भी बहुत लोग हैं, मिस्टर पुजारा की मोमेंटम स्ट्रैटेजी, आप उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं और एडिशनल रिटर्न जनरेट करने का एक माध्यम पकड़ सकते हैं। सो आइडियली क्या होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, बिकॉज वो एक फोर्स्ड डिसिप्लिन है। वो मंथली बेसिस पे हमको SIP करने को फोर्स करता है, और उसके अलावा जो एड ऑन कुछ हमको करना है वो या तो इन्वेस्टमेंट केसेस के थ्रू कर लीजिए, या डायरेक्ट स्टॉक जो हम अपने फ्रेमवर्क के थ्रू आपको बताते हैं, थ्रू चार्ट पैटर्न्स, थ्रू सेक्टर रोटेशंस, अगर वो भी करना है तो आप उसको इवेलुएट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो, कैसे आने वाले 5 साल में म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। आई होप यू लाइक इट। सबके अपने अपने ओपिनियंस है, मेरा एक तरीका है, मेरा एक सोच है। आई ऑलवेज बिलीव कि मंथली SIP इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। बस खाली निफ्टी पे मत करेगा, देर आर अदर बिग अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया जिसको आप मत भूलिएगा। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई एम श्योर यू विल शेयर दिस वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, और सबको बताइए कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली काम करने का तरीका को सही करना होगा। चलिए बाय बाय, बाय बाय।